Hello everyone, welcome to the Chanakya batch for skill development and vocational training। ये लेक्चर 3 है मॉड्यूल 3 का। और हम अब तक जो लेक्चर्स रहे हैं उनमें हमने कवर किया डीजीटी के बारे में, हमने एमएसडी के बारे में देखा। और आज हम दो टॉपिक्स कवर करेंगे, एक आपका डीजेएसएस एंड एनसीवीईटी। तो स्टार्ट करते हैं। डीजेएसएस डीजेएचएस होता क्या है पहले ये जानते हैं। इट इज़ अ डायरेक्टरेट ऑफ जन शिक्षण संस्थान। ये जो जन शिक्षण संस्थान से रिलेटेड स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसको ये मॉनिटर करता है, उसको इम्प्लीमेंट करता है। इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। इट इज़ अ सब ऑर्डिनेट बॉडी और सबऑर्डिनेट ऑफिस ऑफ एमएसडी, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की सबऑर्डिनेट बॉडी है ये। आगे हम बात करें इसका काम क्या है। इट मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन ऑफ जेएसएस स्कीम। जेएसएस स्कीम क्या है इसको थोड़ा आगे डिटेल में देखेंगे। अभी समझते हैं कि जो जन शिक्षण संस्थान है उससे रिलेटेड जो स्कीम्स हैं उनकी मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन करता है डायरेक्टरेट ऑफ जन शिक्षण संस्थान। आगे कैसे करता है, द मीडियम क्या होता है, किसके थ्रू करता है। इट इम्प्लीमेंट्स, यहाँ पे तो मॉनिटरिंग हो गई, सुपरविजन हो गया, और इम्प्लीमेंट जेएसएस स्कीम थ्रू नेटवर्क ऑफ जन शिक्षण संस्थान। Actually, these are the NGOs, non-government organizations, who is working under the field of skill development in the remote areas, where these ITI's ecosystem and other ecosystem related to the skill development is not reaching. Then these NGOs are reached to the particular place, like for example, tribal areas, remote tribal areas, like in the northeast, in the belt of mainland, in the coastal regions, where the government fails to reach, the NGOs reaches, and they registers under Societies Registration Act, and they actually work for the skill development for the poorest person of the remote areas। और इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं कि ये है क्या। हम बात कर रहे हैं डायरेक्टरेट ऑफ जन शिक्षण संस्थान। इसमें हमने ये देखा कि इनका रोल क्या है। एक सबऑर्डिनेट ऑफिस है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योर्स के अंदर। इसका काम है जो जेएसएस स्कीम है उसको इम्प्लीमेंट करना थ्रू एनजीओस, एंड उसको मॉनिटर करना, उसका सुपरविजन करना। ये सारा काम आपका डायरेक्टरेट ऑफ जन शिक्षण संस्थान का है। आगे हम जेएसएस जो स्कीम है आपकी, इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में समझते हैं और डिटेल में हम आगे लेक्चर्स में जानेंगे। ये जन शिक्षण संस्थान की जो स्कीम है, इसका पहले नाम हुआ करता था श्रमिक विद्यापीठ। पहले ये नाम से जानी जाती थी श्रमिक विद्यापीठ। श्रमिक्स के लिए जो विद्यापीठ का नाम से इसको जाना जाता था। और ये इम्प्लीमेंटेड थ्रू एनजीओस। ऑब्वियसली अभी हमने बताया कि एनजीओस इसमें इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं। सिंस
1967। तो इस 1967 में ये स्कीम श्रमिक विद्यापीठ के नाम से ओरिजिन में आती है और ये इम्प्लीमेंट की जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, बट थ्रू एनजीओज। जो फंड डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें यूटिलाइज नहीं करती फॉर द श्रमिक्स, ये एनजीओज के थ्रू एलोकेट करके ये आगे काम करती है। अब ये डायरेक्टरेट का काम क्या है? इस डायरेक्टरेट का काम यही है कि कौन कौन सी स्कीम चल रही है उनको मॉनिटर करना, जेएसएस के अंडर में कौन कौन सी सब ट्रेड्स में इनका काम हो रहा है, ये देखना। आगे ये भी देखना कि कितना फंड किस संस्थान को दिया जाए, कौन संस्थान प्रॉपर तरीके से स्कीम्स को प्रॉपर जो आपके फंड को यूटिलाइज कर रहा है, ये सारा काम डायरेक्टरेट ऑफ जन शिक्षण संस्थान देखता है। आगे 1967 में ये स्कीम स्टार्ट होती है और 2000 के आसपास या 2000 में ही इसका नाम जेएसएस डाल दिया जाता है। काम वही, नाम अलग। पहले नाम था श्रमिक विद्यापीठ और अब नाम है इसका जन शिक्षण संस्थान। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, अगर हम ये सबसे पहले जब ये इम्प्लीमेंट की गई थी, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में थी। जो इम्प्लीमेंटेशन का काम था इसका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में था, बट इन 2000 जुलाई 2018 में, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप डेडिकेटेड टू द स्किल डेवलपमेंट रिलेटेड इनिशिएटिव्स, क्योंकि ये भी एक स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव है, इसीलिए जुलाई 2018 में इसका जो पावर थी, इसका जो एग्जीक्यूशन का फंक्शन था, वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप को ट्रांसफर कर दिया गया। तो क्वेश्चन इज द when did the power of that scheme GSS through Directorate of Jan Shikshan Sansthan transferred from Ministry of Education to Ministry of Skill Development and Entrepreneurship? So it is July 2018। आगे और थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। जेएसएस बेसिकली अगर हम थोड़ा डिटेल में और जाएं, जन शिक्षण संस्थान आर इम्पार्टिंग वोकेशनल स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एट डोर स्टेप ऑफ बेनिफिशियरीज विद ए मिनिमम कॉस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जेएसएस को कोई ऐसे डिफाइन करने की बात करी जाए तो देज आर इम्पार्टिंग वोकेशनल skill training programs at the doorstep of the beneficiaries with a minimum cost and infrastructure। कहने का मतलब क्या हो गया? दीज आर द वोकेशनल स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एट द डोर स्टेप। डोर स्टेप का मतलब जो रिमोट एरियाज में कोई गांव में किसी गांव की बात हो रही है, रिमोट एरियाज में, सपोज नॉर्थ ईस्ट में बात हो रही है, तो वहीं जाके उनके गांव में जाके कुछ कम्युनिटी सेंटर्स में जाके ये डिफरेंट जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को रन करते हैं, जिससे बेनिफिशरीज को डोर स्टेप में ये इन्फॉर्मेशन मिलती है, ये ट्रेनिंग मिलती है। जो मिनिमम कॉस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि जो
हैज़ न्यूज़ इस टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है वो ऐसा नहीं कि उनको बस इतना डेवलप कर दिया जाए, स्किल ऐसी डेवलप कर दी जाए जिससे वो अपना डेली का वेजेस का या अपने घर पे कुछ छोटा मोटा सा काम कर पाए, जिससे अपना वो दिनचर्या सही से एग्जीक्यूट कर पाए। तो इसी में आगे हम समझते हैं कि और इसने कैसे कैसे ये सारी काम की। जेएसएस को अगर हम और आगे जाने, द जेएसएस जन शिक्षण संस्थान आर रीचिंग टू अनरीच्ड एरियाज to cater the needs of the poorest of poor। कहने का मतलब क्या हो गया, ये ऐसे अनरीच्ड एरिया है, जैसे हमने बोला रिमोट एरिया है, वहां तक इनको रीच करता है ये, और जिससे ऐसा डेवलप कर देता है जिससे नीड्स ऑफ पुअरेस्ट ऑफ पुअर को इनका टारगेट है। ये टारगेट करते हैं पुअरेस्ट पुअर को, और ऐसे एरियाज में जहाँ पे आज तक नहीं पहुँचा गया, जहाँ पे लोग नहीं पहुँच पा रहे, स्कीम्स नहीं पहुँच पा रही हैं, वहाँ को ये टारगेट करते हैं। अभी का फिलहाल का स्टेटस अगर हम जेएसएस का देखें एट प्रेजेंट, अगर इनके स्टेटस की बात करें तो टोटल 301 JSS in 26 states and 7 UTs। टोटल क्वांटिटी कितनी है, टोटल नंबर ऑफ JSS इन इंडिया इज 301, जो फैले हुए हैं आपके 26 स्टेट्स में और 7 यूनियन टेरिटरीज में। अगर इनके एनुअल कवरेज की बात करें, एनुअल कवरेज की अगर हम बात करें तो वो है आपका 4 लाख। एक साल में करीब करीब ये 4 लाख बेनिफिशरीज प्रिपेयर कर लेते हैं, और इन 4 लाख बेनिफिशरीज में 85% के आसपास वुमन बेनिफिशरीज हैं। तो ये ज़्यादा टारगेट कर पा रहा है वुमेन्स को। आगे और हम बात कर लेते हैं जेएसएस के बारे में। इसको क्या क्या मैंडेट दिया गया है, मैंडेट मीन्स रोल दिया गया है, इसको क्या क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं, इसका फंक्शन क्या है ये देखते हैं। टू प्रोवाइड वोकेशनल स्किल, टू प्रोवाइड वोकेशनल स्किल in non-formal mode and to non-literate persons with rudimentary level of education up to 8th and school dropouts up to 12th in age group 15 to 45 years। तो इनके टारगेटेड ग्रुप्स कौन कौन से हैं, जो 15 से 45 साल के जो लोग हैं, जो बेरोजगार हों, और जो एजुकेशन जिनको 8 तक मिली, और स्कूल ड्रॉप आउट्स जो 12 से पहले ही स्कूल ड्रॉप आउट कर गए,
उनको ये वोकेशनल एजुकेशन प्रोवाइड कराने का काम करते हैं नॉन फॉर्मल मोड में। नॉन फॉर्मल मोड मीन्स ऐसा हाई क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, हाई क्लास मशीनरीज नहीं होंगी, बस उनको एक एक वे ऑफ लाइफ वो सिखा देंगे, एक तरीका सिखा देंगे कैसे आप आज के टाइम पे अपने आप को कहीं अपने ठीक पा सकते हैं, जिससे आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी ठीक चल सके। और फोकस करते हैं नॉन लिटरेट पर्सनस को, अनएजुकेटेड पर्सनस को भी फोकस करते हैं, या फिर अगर एजुकेटेड है तो ऐसा जो 8 तक पास है या फिर स्कूल ड्रॉप आउट है बिफोर 12, और एज ग्रुप 15 से 45 वाले जो वर्किंग पॉपुलेशन के लोग हैं उनको टारगेट करते हैं। इनके प्रायोरिटी ग्रुप्स की अगर हम बात करें तो प्रायोरिटी ग्रुप्स में इनका फोकस वुमन, एससीज, एसटीज, माइनॉरिटीज एंड अदर बैकवर्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, ये इनके प्रायोरिटी ग्रुप्स हैं। अगर इनकी रजिस्ट्रेशन की बात करें, JSS, these are the registered under Society Registration Act, Society Registration Act 1860 मीन्स ये NGOs हैं, NGOs, all these NGOs are registered as a Society Registration Act 1860। आगे और इनके रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज को थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ DJSS। अभी हमने JSS के बारे में देखा कि JSS कौन है और क्या करते हैं ये। अब हम DJSS की रेस्पॉन्सिबिलिटीज और रोल्स को देखते हैं। इनका काम क्या है? अप्रूवल ऑफ एनुअल एक्शन प्लान ऑफ JSS। जो जन शिक्षण संस्थान हैं उनके एनुअल एक्शन प्लान का अप्रूवल करना डायरेक्टरेट ऑफ जन शिक्षण संस्थान के हाथ में है। रिकमेंडेशंस ऑफ रिलीज ऑफ ग्रांट्स टू JSS सॉरी, और रिकमेंडेशंस ऑफ रिलीज ऑफ ग्रांट्स टू JSS। जो प्रॉपर बजट एलोकेट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसको प्रॉपर उन JSS तक पहुंचाना, कितना फंड कहाँ कहाँ किस किस JSS को दिया जाएगा, ये भी डायरेक्टरेट करता है। डेवलपमेंट ऑफ करिकुलम, जो सिलेबस है आपका, जो टेक्स्ट बुक्स हैं, उन सब का डेवलपमेंट, जो स्किल डेवलप जो हम इस जन शिक्षण संस्थान हैं उनमें जो भी करिकुलम चल रहा है उसके लिए मटेरियल और उनके डेवलपमेंट की बात कौन करता है? डायरेक्टरेट करता है। सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस ऑफ JSS। जो जन शिक्षण संस्थान से उनका सुपरविजन का काम, उनकी मॉनिटरिंग का काम, जो परफॉर्मेंस जो उनकी हुई है और वो भी ये आपका डायरेक्टरेट करता है। पीरियोडिक विजिट्स टू JSS। जो जन शिक्षण संस्थान प्रॉपर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनकी जो स्कीम्स इंप्लीमेंट हो रही है नहीं हो रही, उनके लिए पीरियोडिक विजिट्स का जो
डिसीजन है कौन लेता है? DJSS लेता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेशनल लेवल मीटिंग्स, वर्कशॉप एंड सेमिनार। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नेशनल लेवल मीटिंग्स, वर्कशॉप्स and seminars, undertake other activities program, other activities programs which are necessary for promotion of objectives of the schemes and goals of the स्किल इंडिया। जो स्किल इंडिया के लिए कोई भी ऐसे प्रोग्राम जो ये चलाते हैं जिससे फ़ायदा हो जाए स्किल इंडिया इनिशिएटिव को, ये सारे वैसे प्रोग्राम्स को भी ऑल ओवर इंडिया लेवल पे थ्रू जीएसएस ये मॉनिटर करता है। तो ये हमने डायरेक्टरेट ऑफ जन शिक्षण संस्थान के बारे में जाना। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, एनसीवीईटी। तो पहले इसका नाम जान लेते हैं, ये क्या है। और नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। अगर एक लाइन में इसे बोलें कि ये क्या चीज़ है, दिस इज द नेशनल स्किल और रेगुलेटर। इंडिया का जो स्किलिंग इकोसिस्टम है उसको रेगुलेट करने का कोई काम अगर करता है तो वो ये बॉडी है, नेशनल स्किल रेगुलेटर का काम है इसका मेन। इसकी थोड़ा ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। ये नोटिफाइड होती है बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ऑन 5 दिसंबर 2018। 5 दिसंबर 2018 को ये नोटिफाइड होती है बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। और दूसरा मेजर चीज एनसीवीईटी सबज्यूम्स दो स्किल रेगुलेटिंग बॉडीज थी, स्किल रिलेटेड बॉडीज थी, स्किल डेवलपमेंट रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस और बॉडीज। तो ये किस किस से मिलके बनी है, वो दोनों कौन कौन है? एक है आपकी एनसीवीटी और एक है आपकी एनएसडीए, नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग एंड नेशनल स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी। इन दोनों को मर्ज करके एक नई बॉडी बनाई जाती है, इसका नाम रखा जाता है नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। और ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट नोटिफाई करती है इसे 5 दिसंबर 2018। तो थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। पहले हम एनसीवीटी के बारे में जान लेते हैं। एनसीवीटी सबसे पहले हम ये जानते हैं कब ये सेटअप होती है और कैसे सेटअप होती है। तो इट इज सेटअप थ्रू रेजोल्यूशन बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इन 1956। 1956 में ये बॉडी सेटअप की जाती है थ्रू रिजोल्यूशन। मीन्स ये कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है,
मीन्स कोई एक्ट के थ्रू पास नहीं, डेवलप नहीं करी गई है, गवर्नमेंट ऑर्डर्स के थ्रू ही बस ये इंस्टॉल कर दी गई है। और जब ये बनी थी किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती थी? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ये आपको बताया गया पहले के जब ITIs थे पहले इसी के अंडर में चलते थे। इसका मेन रोल क्या है? इट एडवाइजेस ऑन इश्यूज relating to vocational training, such as designing curriculum, maintaining quality standard, deciding norms for affiliation, तो ये जो बेसिक काम इस तरह के करते हैं। ग्रांटिंग एफिलिएशन टू इंस्टीट्यूट्स, तो एनसीवीटी का जो 1956 में स्टैब्लिश होती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ये एडवाइस क्या करती है कैसे रिड्यूस पे वोकेशनल ट्रेनिंग सच एज डिजाइनिंग करिकुलम, मेंटेनिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड, डिसाइडिंग नॉर्म्स फॉर एफिलिएशन, ग्रांटिंग एफिलिएशन टू इंस्टीट्यूशंस। इस तरह के ये इसके काम होते हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। आगे हम देखें इसके बारे में, एनसीवीटी के बारे में अगर हम थोड़ा और जाने। आफ्टर बीइंग ट्रांसफर्ड टू मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप, एनसीवीटी reconstituted under chairmanship of honorable minister of state, minister of स्टेट। देखो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट आपका 2014 में स्टेब्लिश हो गया था और 2015 में इसको पावर दे दी गई थी सारी वो, तो उसी टाइम पे एनसीवीटी की पावर इसके अंडर में आ गई थी। और जब एनसीवीटी की पावर, एनसीवीटी इसका सब पार्ट हो गई थी एमएसडी का, तो एनसीवीटी का जो चेयरमैन था, जो रिकॉन्स्टिट्यूट हुई थी, उसकी चेयरमैनशिप किसके हाथ में थी? द ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो पूछा सकता था कि एनसीवीटी का जो चेयरमैन है कौन है? तो वो नहीं है जो चेयरमैन आपका वो मिनिस्ट्री ऑफ क्या बोलते हैं, मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, जो उसका मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स है वो एससीवीटी का, एनसीवीटी का चेयरमैन माना है। और जो काउंसिल है, अब ये तो एक चेयरमैन हो गए, जो काउंसिल के मेंबर्स हैं उनमें अगर देखा जाए तो कौन कौन होंगे? जो काउंसिल के मेंबर्स होंगे उसमें आपका सेंट्रल मिनिस्ट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव, उनमें आप अदर्स में स्टेट गवर्नमेंट्स के रिप्रेजेंटेटिव, आगे आपका एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशंस के रिप्रेजेंटेटिव, और आगे आपका एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशंस के रिप्रेजेंटेटिव। चेयरमैन होगा आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप, और जो काउंसिल के मेंबर्स होंगे आपके
वो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज से रिप्रेजेंटेटिव, स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव, एम्प्लॉयर्स के रिप्रेजेंटेटिव, एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशंस के रिप्रेजेंटेटिव, एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि ये स्टेक होल्डर्स हैं सारे जब भी हम बात करेंगे। इसी में एक आगे अगर हम देखें तो NCVT MIS पोर्टल, NCVT MIS पोर्टल, ये हैंडल करते हैं NCVT वाले, और उसका क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या काम करते हैं, वो हम थोड़ा देख लेते हैं। TGT has launched NCVT MIS portal to access online information related to ITIs इंक्लूडिंग क्या, तो DGT ने ये लॉन्च किया NCVT MIS पोर्टल, किस लिए? ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एक्सेस करनी है किसी ITIs की, और उससे अलग अलग क्या और भी इंफॉर्मेशन हम कर सकते हैं। फेच इन्फो related to all affiliated ITIs, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट सेक्टर, किसी की भी हो, जो अगर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए एफिलिएटेड ITIs की और एफिलिएशन थ्रू DGT, तो वो आपको NCVT MIS पोर्टल के थ्रू मिल जानी है। आगे कैंडिडेट सीकिंग स्किल एंड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, स्किल ट्रेनिंग या वोकेशनल ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के जो बच्चे जो ऑनगोइंग होंगे, उस सब का रिकॉर्ड आपको NCVT पोर्टल पे मिल जाना है। एम्प्लॉयर्स सीकिंग स्किल्ड वर्कर्स, एम्प्लॉयर्स सीकिंग स्किल्ड वर्कर, जो एम्प्लॉयर्स हैं वो यहाँ पे रजिस्टर करेंगे और उनको जो कुछ भी स्किल्ड वर्कर्स की नीड होगी और वो अपना जनरेट करेंगे इश्यू, और उसके अकॉर्डिंग जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको पता लग जाएगा कि क्या रिक्वायरमेंट किस इंडस्ट्री में है, जिससे वो पॉसिबल हो पाएगा प्रॉपर मैचिंग ऑफ द स्किल्स एंड रिक्वायरमेंट। आगे मेजर काम इनका स्टार ग्रेडिंग ऑफ ITIs, स्टार ग्रेडिंग ऑफ ITIs एटसेट्रा, मीन्स और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इनके काम हैं, बट मेजर काम हमने यहाँ पे NCVT MIS पोर्टल पे जो होते हैं। ग्रेडिंग ऑफ ITI की जो ग्रेडिंग है 1 से 10 के बीच में ग्रेडिंग होती है, 1.1 1.5, जो मेजर टूल्स तो होनी चाहिए एक एवरेज ITI की, उसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान क्या चीज़ें हैं, उनको आगे हम डिटेल में देखें। आगे हम बात करते हैं NSDA। हमने आपको बताया कि NCVT दो ऑर्गेनाइजेशन के संयोजन के बाद हुई है, एक आपकी NCVT है और एक NSDA। तो अब NSDA के बारे में जान लेते हैं। पहले नाम जानते हैं, नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी। काम क्या है इसका, मेजर काम क्या है? क्वालिटी एश्योरेंस एंड पॉलिसी रिसर्च। क्वालिटी एश्योरेंस एंड पॉलिसी रिसर्च
बॉडी बोल सकते हैं। ये इंश्योर करती है क्वालिटी को, जो स्किल की जो जो सिलेबस है उसका क्वालिटी कैसा है, उसके कंटेंट का क्वालिटी कैसा है, और जो भी पॉलिसी नई आएंगी उन पे रिसर्च करके वो बताती है कि बेटर पॉलिसी क्या है। तो वो सारा काम नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी का था। ये नोटिफाइड होती है इन जून 2013 एज ए ऑटोनोमस बॉडी रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। अब ये भी जब बनी थी तो इसने भी कई सारी बॉडीज को मर्ज करके इस बॉडी को बनाया गया। तो ये सबज्यूमिंग 3 डिफरेंट बॉडीज एट दैट प्रेजेंट जब भी बनी। पहली बॉडी पीएम्स नेशनल काउंसिल ऑन स्किल डेवलपमेंट। दूसरी बॉडी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन बोर्ड। और तीसरी बॉडी ऑफिस ऑफ एडवाइजर टू पीएम ऑन स्किल डेवलपमेंट। तो स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड ये 3 बॉडी थी, तीनों को मर्ज करके एक नई बॉडी बना दी गई जिसका नाम रख दिया गया एनएसडीए, नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी, जो जून 2013 में नोटिफाई करी गई एज ऑटोनोमस बॉडी अंडर रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। इसके मेजर फंक्शंस को देखते हैं कि इसके क्या क्या मेजर फंक्शंस रहे। तो मेजर फंक्शंस की बात कर लेते हैं ऑफ एनएसडीए। कोऑर्डिनेट एंड हार्मोनाइज द अप्रोच टू स्किल डेवलपमेंट अमॉन्ग वेरियस सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट। कोऑर्डिनेट एंड हार्मोनाइज the approach to skill development among various central ministries and department। दूसरा anchor and operationalize NSQF नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, जो स्टार्ट किया गया उसमें इन्हीं की भूमिका थी। अब ये क्या है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, जो आज के टाइम पे कौन सा लेवल चल रहा है और सारी चीज़ें हम अगले टॉपिक में इसमें डिटेल में देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंटरव्यू और रिटेन दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेस एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेस फॉर स्किल डेवलपमेंट। जो बजट में एलोकेट होता है स्किल डेवलपमेंट के लिए, उससे अलग कुछ फंड थ्रू सीएसआर एक्टिविटीज, थ्रू अदर एक्टिविटीज ये जनरेट करते हैं बजट को, फंड को। इनका ये एक रोल है। और अगर आगे एक और रोल की बात करें, evaluating existing skill development schemes to assess their efficacy and to suggest corrective action। करेक्टिव एक्शन कहने का मतलब जो एग्जिस्टिंग स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स चल रही हैं
उनको एसेस करना कि कहीं उनमें सही चल रही है नहीं चल रही है, अगर उनमें प्रॉपर एफिकेसी नहीं है, कहीं कुछ लूप होल है, तो उसके लिए वो करेक्टिव एक्शन प्रोवाइड करना, ये भी इनका काम। तो हमने आपको बताया कि ये दो बॉडी थी, एक एनसीवीटी और एक एनएसडीए, इनको सब्ज्यूम करके एक एनसीवीटी नई बॉडी बना दी गई, और उस एनसीवीटी का रोल क्या क्या इन्होंने एलोकेट किया है उसको और अच्छे से देख लेते हैं। एनसीवीईटी के मेजर फंक्शंस की बात कर लेते हैं। रिकॉग्निशन एंड रेगुलेशन ऑफ awarding bodies, assessment agencies, and skill related info providers. Awarding bodies, assessment agencies and skill related information providers, इनका रिकॉग्नाइज करना, इनको रेगुलेट करने का काम कौन करती है? एनसीवीईटी। अब ये अवार्डिंग बॉडीज कौन सी होती हैं? अवार्डिंग बॉडीज से मतलब हो गया कि ऐसी बॉडीज जो क्वालिफिकेशन सेट करती हैं। क्वालिफिकेशन सेट करने का मतलब हो गया जो सिलेबस हो गया, मटेरियल टेक्स्ट बुक्स हो गई, और एज पर दैट सिलेबस टीचर्स की क्वालिफिकेशन, ट्रेनर्स की क्वालिफिकेशंस हो गई, उनको सर्टिफिकेशन देने की बात हो गई टीचर्स की। वो सब कौन करती हैं? अवार्डिंग बॉडीज। जो कैसे कैसे टीचर्स, कौन कौन से टीचर्स, कौन कौन से ट्रेनर्स किस किस पर्टिकुलर ट्रेड को पढ़ा सकते हैं, उन उस सिलेबस का क्या पैटर्न है, क्या क्या कंटेंट है, कितने टाइम्स लगेंगे, कितने आवर्स लगेंगे, वो सारा जो डिफाइनिंग का काम है, क्वालिफिकेशन की डिफाइनिंग का काम है, वो अवार्डिंग बॉडीज करती हैं। और असेसमेंट बॉडी, असेसमेंट एजेंसीज कौन सी होती हैं? जो एजेंसीज वो पर्टिकुलर ट्रेड का टेस्ट करवाती हैं और रिजल्ट कराती हैं। रिजल्ट करा के ये फिर सारा वो रिजल्ट को हैंड ओवर कर देती हैं अवार्डीज बॉडीज को, और अवार्डीज बॉडीज फिर उनके बाद उनको सर्टिफिकेशन दे देती है। तो मीन्स असेसमेंट एजेंसीज का काम टेस्ट कंडक्ट कराना और रिजल्ट प्रोवाइड करना है। उसके बाद रिजल्ट का जो डेटा ये अवार्डिंग बॉडीज को दे देती हैं, और अवार्डीज बॉडीज उनको सर्टिफिकेट। सबसे पहला काम अवार्डीज बॉडीज का है, प्रॉपर कंडक्टिंग ऑफ ट्रेनिंग्स ऑफ द ट्रेनीज, और ट्रेनर्स की ट्रेनिंग, ट्रेनर्स के प्रॉपर मैपिंग कि उनको क्या रिक्वायरमेंट है प्रॉपर ट्रेनीज को स्किल कराने के लिए, ये सारी क्वालिफिकेशन तय करने का काम अवार्डिंग बॉडीज का होता है। और जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद उसका असेसमेंट किया जाता है थ्रू टेस्ट, और फिर जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट के बाद वो डेटा अवार्डीज बॉडीज को ट्रांसफर कर दिया जाता है, और उस रिजल्ट के अकॉर्डिंग अवार्डीज बॉडीज सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराती हैं। तो ये दोनों मिलके एक कॉम्प्लीमेंट, एक दूसरे की आपस में मिलके काम करती हैं। इनका रेगुलेशन एंड रिकॉग्निशन कौन करती है? एनसीवीईटी। स्किल रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर्स, उनका भी रिकॉग्निशन एंड रेगुलेशन कौन करती है? एनसीवीईटी। आगे हम देख लेते हैं और मेजर काम क्या है। अप्रूवल ऑफ क्वालिफिकेशन डेवलपमेंट बाय अवार्डिंग बॉडीज। अप्रूवल ऑफ qualifications development by awarding bodies and sectoral skill councils। जो क्वालिफिकेशन सेट किया गया है थ्रू अवार्डिंग बॉडीज एंड सेक्टर स्किल्स काउंसिल्स, इनको भी आगे हम देखेंगे क्या चीज़ है, उसका अप्रूवल करना कि एग्जैक्टली जो इन्होंने मटेरियल, जो ट्रेनिंग, जो सिलेबस सेट किया है उसको अप्रूव करना कि इस ट्रेड के लिए ये सिलेबस है, उसको अप्रूव करने का काम कौन सी करती है? एनसीवीईटी। आगे और मेजर इनके काम देख लेते हैं। इनडायरेक्ट रेगुलेशन
of vocational training institutions through awarding bodies and assessment एजेंसीज। कहने का मतलब ये हो गया, एट द टॉप आपकी एनसीवीईटी है, इसके नीचे आपकी अवार्डिंग बॉडीज हैं एंड असेसमेंट एजेंसीज हैं, फिर नीचे आपके ग्राउंड पे स्किल प्रोवाइडर्स हैं। स्किल प्रोवाइडर्स में आपके आईटीआईज भी हो सकते हैं, इनमें आपके प्राइवेट स्किल प्रोवाइडर्स भी हो सकते हैं। तो इनको कौन रेगुलेट करती हैं? इनको रेगुलेशन का काम आपका अवार्डिंग बॉडीज़ का है और असेसमेंट एजेंसीज का है। अवार्डिंग बॉडीज़ वो सिलेबस वगैरह सेट करती हैं और आपका जो असेसमेंट टेस्ट एंड टेस्ट रिजल्ट का काम असेसमेंट एजेंसीज का है। ये इनको रेगुलेट कर रहे हैं और इनको रेगुलेट कौन कर रहा है? एनसीवीटी। तो एनसीवीटी इनडायरेक्टली किसको रेगुलेट कर रहे हैं? स्किल प्रोवाइडर्स को, जो आईटीआईज हैं, जो प्राइवेट स्कीम्स हैं, तो एनसीवीटी उनको रेगुलेट कर रही है। और इसीलिए हमने बोला इनडायरेक्ट रेगुलेशन, डायरेक्ट नहीं, क्योंकि डायरेक्ट किसका रेगुलेट करते हैं? डायरेक्ट तो इनको करते हैं, अवार्डिंग बॉडीज को, असेसमेंट एजेंसीज को, इसके बाद वो उनको करते हैं। तो इनडायरेक्टली इनका, क्योंकि एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन को इतने बल्क ऑफ द इंस्टीट्यूशंस का रेगुलेशन करना पॉसिबल नहीं है, तो वो उनके रोल को अदर बॉडीज में असाइन कर देते हैं। और इनका काम क्या हो सकता है एनसीवीटी का? और रिसर्च एंड इन्फो डिसेमिनेशन एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल। ग्रीवेंस रिड्रेसल, किसी को ग्रीवेंस है, किसी को किसी शिकायत है, जैसे अगर मान के चलो ये स्किल इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे हैं और कोई अवार्डिंग असेसमेंट एजेंसीज कुछ इलीगल एक्टिविटीज कर रही है, तो उसकी कौन ग्रीवेंस को रिड्रेस करेगा? एनसीवीटी। तो ये यहाँ पे कंप्लेंट करेंगे पर्टिकुलर असेसमेंट एजेंसीज का, और फिर उसको एनसीवीटी अपने संज्ञान में लेके उसको पर्टिकुलर उस पर रोल लेगी, उस पर डिसीजन लेगी। रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, तो देखो पॉलिसीज के ओवरऑल फ्रेमवर्क का रिसर्च करना और उनको डेवलप करना और डिसेमिनेट करना, ये सारा काम एनसीवीटी का होता है। उसी इंफॉर्मेशन को ये ग्राउंड पे लेके जाते हैं थ्रू अवार्डिंग बॉडीज एंड असेसमेंट एजेंसीज। ये अवार्डिंग बॉडी, असेसमेंट एजेंसीज एंड इवन एसएससीज, जो सेक्टर स्किल्स काउंसिल है, सारा कुछ मिलके ये ग्राउंड पे काम कराते हैं। और ये क्या है और डिटेल में इनको आगे जानेंगे। तो अभी हमने इस चैप्टर में देखा, इस लेक्चर में देखा हमने कि हमने जाना, एक बार रिवीजन कर लेते कि हमने क्या क्या जाना इस चैप्टर में। सबसे पहले हमने डायरेक्टरेट ऑफ जन शिक्षण संस्थान के बारे में जाना। तो डायरेक्टरेट ऑफ जन शिक्षण संस्थान एक सबऑर्डिनेट बॉडी है एमएसडी के अंदर में, और ये मॉनिटर सुपरविजन करती है जेएसएस स्कीम का। और जेएसएस क्या है? जन शिक्षण संस्थान। इनको डिटेल में जानेंगे कि ये क्या चीज़ है। जन शिक्षण संस्थान पहले श्रमिक विद्यापीठ के नाम से जाने जाते थे। श्रमिक विद्यापीठ के नाम से जब ये जाने जाते थे, स्टार्टिंग में इम्प्लीमेंट हुई ये स्कीम 1967 में, और उस टाइम पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में ये इम्प्लीमेंट हुई। सन 2000 में इस स्कीम का नाम बदल के जेएसएस कर दिया था गया, जन शिक्षण संस्थान। और जुलाई 2018 में ये जन शिक्षण संस्थान वाली स्कीम्स ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से निकल के मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योर्स के अंदर में आ गई। आगे फिर हमने देखा कि जेएसएस को और थोड़ा हम देखा कि क्या करते हैं, इम्पार्टिंग वोकेशनल स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एट द डोर स्टेप ऑफ द बेनिफिशियरी विद द मिनिमम कॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। जो रिमोट एरियाज हैं वहाँ पे ये मिनिमम कॉस्ट प्राइस में, मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट में ये वहाँ पे स्किल डेवलपमेंट के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट कराते हैं। और ये इनको और डिटेल में जाने था, रीचिंग टू द अनरीच्ड एरियाज टू द कैटर द नीड्स ऑफ द पुअरेस्ट ऑफ पुअर। जहाँ गवर्नमेंट नहीं पहुँच पा रही वहाँ एनजीओज पहुँच रहे हैं, और एनजीओज की हेल्प से वहाँ पे स्किल डेवलप कराई जा रही है। एट प्रेजेंट 301 जेएसएस हैं जो 26 स्टेट और 7 यूटीज में फैले हुए हैं,
एनुअल कवरेज की बात करें 4 लाख तक ये लोगों को हर साल ट्रेन कर देते हैं। उनमें मेजर जो पोर्शन है वुमेन्स का 85% के आसपास वुमेन होती हैं। इनके मैंडेट की बात करें, इनका काम नॉन लिटरेट पर्सनस को और नॉन फॉर्मल मोड में, फॉर्मल मोड मीन्स प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, प्रॉपर करिकुलम एकदम सेट नहीं होगा, जैसा भी उनकी लगेगा उचित अकॉर्डिंग टू द डिमांड वो सेट कर देंगे अपने सिलेबस करिकुलम को। और रूडिमेंट्री लेवल ऑफ जिनकी एजुकेशन 8 तक है या ड्रॉप आउट्स हैं, उन सबको और एज ग्रुप 15 से 45 वाले लोगों को ये ट्रेन कराते हैं। प्रायोरिटी ग्रुप्स में वुमेन, SC, STs, माइनॉरिटीज एंड अदर बैकवर्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी। रजिस्ट्रेशन इनका सोसाइटी रजिस्ट्रेशन का एक्टिविटी NGOs। फिर हमने DJSS की रेस्पॉन्सिबिलिटीज देखी कि इन्हीं को रेगुलेट करना, जो जन शिक्षण संस्थान को डिफरेंट तरीके से रेगुलेट करने का काम इनका रहता है। आगे हमने NCVT को जाना, ये नेशनल स्किल रेगुलेटर है आज के टाइम पे, और ये नोटिफाई होता है 5 दिसंबर 2018 को। इससे पहले NCVT और NSDA हुआ करते थे, उन दोनों को सब्ज्यूम करके ये बॉडी बनाई गई है। फिर हमने NCVT को जाना, ये 1956 में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट के थ्रू रेजोल्यूशन सेटअप हुई। इसकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हमने देखा कि क्या क्या फंक्शंस हैं, और NCVT के चेयरमैन कौन है और उसके काउंसिल के मेंबर्स कौन है, ये सब भी हमने देखा। फिर NSDA के बारे में हमने देखा कि ये क्वालिटी एश्योरेंस इन पॉलिसी रिसर्च, जो आपका सिलेबस है उसकी क्वालिटी कैसी है, जो कंटेंट, जो ट्रेनर्स हैं उसकी क्वालिटी कैसी है, और कैसे वो किस लेवल के वो स्किल प्रोवाइड करा पा रहे हैं, पॉलिसी रिसर्च और ये सारा काम NSDA का। 2013 में ये नोटिफाई होती है, और फिर बाद में जब ये नोटिफाई होती है तो 3 डिफरेंट बॉडीज़ को सब्ज्यूम करके नोटिफाई की जाती है। इससे पहले 3 एग्जिस्टिंग बॉडीज़ होती हैं, उनसे मिलकर NSDA बनता है। NCVT MIS पोर्टल वो उसी का पार्ट है NCVT का ही। तो हमने देखा कि उसमें क्या क्या है कि जो ITIs की एफिलिएटेड जो इन्फॉर्मेशन है कैंडिडेट्स की, एम्प्लॉयज़ की, और उनकी ग्रेडिंग ऑफ आइडिया, ये सारा कुछ इन्फॉर्मेशन एक्सेस करते हैं ऑनलाइन थ्रू द NCVT MIS पोर्टल। फंक्शंस ऑफ NSDA हमने देखा, कोऑर्डिनेट हार्मोनाइज द अप्रूवल ऑफ स्किल डेवलपमेंट अमंग वेरियस सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट। स्किल डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम डिफरेंट सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट चल रहे हैं उनको हार्मोनाइज करना, कोऑर्डिनेट करना। एंकर एंड ऑपरेशनलाइज NSQF। जो NSQF है आपका नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो इसका डिजाइन करना, ऑपरेशनलाइज करना, वो NSDA का ही काम। एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज का जनरेट करना, एग्जिस्टिंग स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स को मॉनिटर करना, उनकी एफिकेसी निकालना, ये सब भी काम NSDA का। NCVT को और थोड़ा आगे हमने रोल रेस्पॉन्सिबिलिटीज जानी। हमने देखा कि ये रिकॉग्निशन और रेगुलेशन करती है अवार्डिंग बॉडीज और असेसमेंट एजेंसीज का। तो अवार्डिंग बॉडीज हमने देखा क्या है, असेसमेंट एजेंसीज हमने देखा क्या है, जो टेस्ट और रिजल्ट कंडक्ट करा रही है असेसमेंट। अवार्डिंग जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा रही है विद द मैचिंग ऑफ द क्वालिफिकेशन सिलेबस, ट्रेनर्स ट्रेनिंग और ट्रेनीज ट्रेनिंग, वो सारा इनका रेस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है। आगे फिर हमने देखा कि ये इनडायरेक्ट रेगुलेशन करती हैं जो स्किल प्रोवाइडर्स हैं थ्रू द अवार्डिंग बॉडीज एंड असेसमेंट एजेंसीज। ये ग्रीवेंस रिड्रेसल का भी काम करती है NCVT। तो ये सारा हमने इस लेक्चर में कवर किया। आगे लेक्चर्स में हम NSQF और अदर बॉडीज एसोसिएटेड विद द MSD ही देखेंगे। थैंक यू वेरी वेरी मच।